Good morning, friends, and welcome back to my online class of Social Science 10th Standard English Medium. And we are into chapter number 17, Economic Problems and Challenges, Poverty and Unemployment. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, हमारे देश की कंडीशन को जानने के लिए और एग्जाम पर्पस के लिए भी. ठीक है, तो ऑनगोइंग चैप्टर है. ऑब्वियसली हमारा ये ऑलरेडी चल रहा है ये चैप्टर, और आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे पेज नंबर 135 के ऊपर एक बहुत ही अहम टॉपिक है, स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन. स्ट्रेटजीज फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन. नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन. गरीबी को दूर करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन. ठीक है, और स्ट्रेटजी यानी कि प्लानिंग. तो गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी क्या है अभी तक गरीबी को दूर करने के लिए, और या तो फिर क्या किया जा सकता है, ये सारे स्टेप्स हम वन बाय वन नंबर वाइज हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक ओनली, नथिंग एल्स. ठीक है, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट नहीं आती है आफ्टर द इलेक्शन, व्हिचएवर न्यू गवर्नमेंट is appointed in Indian democracy. Okay, their first and foremost challenge is to remove, eradicate poverty or reduce the level of poverty. ठीक है, गरीबी को हटाना या गरीबी को कम करना है सबसे बड़ी चैलेंज होती है, क्योंकि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम हमेशा यही देखते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के काफी सारे स्टेप्स लेने के बावजूद भी लाइक एक कंसिडरेबल लेवल पे गरीबी घटने का जो एक हमें पिक्चर दिखना चाहिए वो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं दिखा है. ठीक है, तो अभी फिलहाल अभी तक यानी कि आजादी प्राप्त करने के बाद 73 इयर्स हो गए, इतने टाइम तक गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं, कौन से अभी लिए जा रहे हैं, and in future what are the kind of prospective steps that the government can take in order to eradicate the poverty. That's what we are going to discuss in this lecture. Okay, so आपको ध्यान देना है पेज नंबर 135 पे जो टॉपिक लिखा है स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, वहां से मैं पढ़ रहा हूं. ठीक है, the vicious cycle of poverty is increasing its grip. vicious यानी जहरीला. ठीक है, कि पॉवर्टी एक जहरीला साइकिल है एक तरह से देखा जाए तो, और लाइक उसकी जो ग्रिप है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. रीजंस फॉर इट हैव बीन अंडरस्टूड इन शॉर्ट. इसका रीजंस जो है वो हम समझ सकते हैं. काफी रीजंस हमें हमारी कॉमन सेंस से ही पता चलते हैं. हम भारत देश के नागरिक हैं, हमारे देश में हम रहते हैं, तो हमारे देश की समस्याओं का पता हमें ऑलरेडी होता है. It's not a matter that something that we are going to study only then we are going to know about it. It's not like that. Even without studying also, out of the general knowledge also, out of the prevailing situation that we find around us, out of the things that we come across in newspaper, news channels also, okay, we can easily find out what are the prevailing problems in our country. Okay, ऐसे हमारे देश में कैसे problems होते हैं वो वैसे ही हमारी lifestyle के जरिए ही हमें पता चल जाते हैं. तो रीजंस तो काफी सारे हैं गरीबी बढ़ने के. ऑन द बेसिस ऑफ इट हैज बिकम इजी टू अंडरस्टैंड व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज टू बी अडॉप्टेड टू रिमूव पॉवर्टी. लेकिन एक बात जरूर हमें ध्यान में रखना है कि रीजंस अगर सारे हमें पता है तो वो रीजंस को ध्यान में रख के अगर हम स्ट्रेटजी प्लान करेंगे गरीबी को हटाने की, तो हमें काफी हद तक उसमें सफलता मिल सकती है. But without knowing the reason, in case if we plan to eradicate the poverty, then we are not going to be successful in it. It's very essential that we need to have, the all sorts of reason in front of us. कि कौन से कारणों की वजह से गरीबी पैदा हुआ है इंडिया में, वो अगर हमारे सामने होंगे तो रीजंस को ध्यान में रख के अगर हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है, तो गरीबी दूर करने में हमें अच्छी खासी सफलता मिल सकती है. Till now, 11th year plan has been completed. यानी कि जब ये लेसन लिखा गया था तब 11th year plan यानी कि 11th प्लानिंग कमीशन जो है वो
कंप्लीट हो गया था। आपको याद दिला दूं मैं, पहले मैंने बताया था कि प्लानिंग कमीशन बेसिकली क्या होता है। तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली इट इज अ सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स ऑन अ 5-year प्लान। ठीक है, 5 साल के प्लानिंग के मुताबिक प्लानिंग कमीशन काम करता है, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म के टारगेट नहीं सोचे जाते, क्योंकि इतने बड़े देश में ऐसे टारगेट सफल नहीं होते हैं। तो 5 सालों के दौरान हमें क्या अचीव करना है, ऐसे टारगेट बनाकर काम करता है हमेशा प्लानिंग कमीशन। तो उस तरह से 5 सालों का अगर बाइफर्केशन किया जाए, तो जब ये लेसन लिखा गया था एट दैट टाइम 11th year plan had been completed. Till then, neglection of the rural areas in strategy for development of Indian economy and work plan is found mainly responsible for poverty. ठीक है, 11th year planning commission खत्म हुआ तब पता चला हमें कि गरीबी बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि जो ग्रामीण एरिया है, जो रूरल एरिया है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ज्यादा करके गरीब लोग गांव में रहते हैं। हमने इसी चैप्टर में आगे हमने देखा है ओके कि कुछ लाइक वी कैन से दैट रफली अराउंड मोर देन 20 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 20 करोड़ जो गरीब प्रजा है वो सिर्फ गांव में रहती है। शहरों में रहने वाले भी गरीब लोग हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन जब यह चैप्टर लिखा गया था तब that was around 5 crore or something like that. So there is a clear demarcation between the two levels, those poor who live in the rural areas and then on the other side those poor who live in the city areas. Okay, there is a huge gap in terms of the numbers that we find in both the types of areas. ठीक है, तो ये पाया गया प्लानिंग कमीशन में कि रूरल एरिया के डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए गरीबी बढ़ा है। गोल्डन पिनाकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी में भी देयर इन अर्बन एरियाज बट द बेस लाइज इन रूरल एरिया ओनली। एक पॉजिटिव साइड ये है कि अर्बन एरियाज में शायद हमने डेवलपमेंट किया हो, डेवलपमेंट हमें दिखा भी है, काफी सारा हमने प्रोग्रेस किया है अर्बन एरिया में, सिटी एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ट्रांसपोर्टेशन हमने बहुत अच्छा खासा उसमें लाइक डेवलपमेंट, बहुत सारे दूसरे एरिया हैं जहां पे अर्बन एरिया में काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। एक पॉजिटिव साइड वो है, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट का पूरे कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट का जो मेन बेस है वो तो रूरल एरिया है। वहां पे अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो गरीबी वहीं की रहेगी और बढ़ के और बढ़ेगी, ये एक संभावना है। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, प्लानिंग कमीशन जब अपना सर्वे करता है तो उनको सब मालूम पड़ता है कि प्रोग्रेस हुआ है या तो फिर लाइक प्रोग्रेस में गिरावट आई है, पहले की कंडीशन में और खराब हालत हो गई है हमारे। ठीक है, villages are the heart of Indian economy, so in order to keep them alive and prosperous, a large part of budget should have been spent after them. विलेजेस जो है हमारे प्रोग्रेस का एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए जब भी प्लानिंग किया जाता है तो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा विलेजेस के डेवलपमेंट में एलोकेट करना चाहिए। ये एक सबसे पहला सजेशन है। एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल बाय डेवलपिंग विलेजेस ओनली। उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए उस तरह से लिखा गया है। डेवलपमेंट के काफी सारे प्रकार हैं, ठीक है, कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखते हैं, सोशल डेवलपमेंट को भी देखते हैं, रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों सोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट की शुरुआत गांव से ही होती है। Thus, through the program Gramodaya से भारत उदय, present government has implemented the basic idea that the upliftment of the country is possible only through the upliftment of villages. ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना है, जहां पे एक स्लोगन लिखा गया है, ग्रामोदय से भारत उदय। ये अभी की जो फिलहाल जो गवर्नमेंट चल रही है उन्होंने ये स्कीम इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, जिसकी बदौलत ये कोशिश की जा रही है कि गांव का अपलिफ्टमेंट हो। ओके, उनका एक लेवल जो है, उनका जो स्तर है, ठीक है, वो जो सिचुएशन पहले थी उसके मुकाबले ज्यादा ऊपर हो जाए
और देश का अपलिफ्टमेंट भी अगर विलेजेस का अपलिफ्टमेंट होगा तभी होगा। ये इस प्रोग्राम का, इस स्कीम का एक मेन पर्पस है। Central and state government have emphasized on implementation of new plans and programs for removal of poverty. Poverty को रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन स्टेट गवर्नमेंट्स भी कोशिश कर रही है, सभी राज्यों की गवर्नमेंट। फॉर दिस स्ट्रेस हैज बीन लेड ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। गांव में रहने वालों की जो बेसिक जरूरतें होती हैं उसके ऊपर खास करके ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद बात आती है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, ठीक है। और फिर कॉटेज इंडस्ट्री, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करते गांव में रहते हुए। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गृह उद्योग हम जिसको कह सकते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, उसका डेवलपमेंट करना। एंड इफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड, a flow of income will increase and poverty will be decreased। तो इस तरह से गांव में रहने वालों के लिए अगर इनकम के अपॉर्चुनिटीज या तो इनकम बढ़ाने के ऑप्शंस बढ़ाए जाएंगे अगर, ठीक है, तो पॉवर्टी दूर करने में हमें काफी मदद मिल सकती है। ओके, दूसरे भी बहुत सारे स्टेप्स मैं पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन इन बिटवीन दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का स्टेप चाहे जितना भी इफेक्टिव हो, ठीक है, उसका रिजल्ट मिलने में ऑब्वियसली काफी टाइम जाता है। इट इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी और स्टेप ओवरनाइट। ओके, हमें एकदम से उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, काफी बड़ी जनसंख्या वाला देश है हमारा, और कुछ बात तो पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर भी आती है। इन केस इफ द पब्लिक हैज जनरेटेड द लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ due to which, in case if we are successful in controlling the population, then that itself is the, I would say, the most effective step of controlling the poverty, जिसमें गवर्नमेंट बीच में नहीं आती, लेकिन हम अगर यूनानिमसली जितने भी नागरिक इंडिया में रहते हैं यूनानिमसली अगर उन सब में ऐसी अवेयरनेस आ जाए, ठीक है, कि लाइक पॉपुलेशन ज्यादा है वही सारी समस्याओं की जड़ है, पॉपुलेशन कंट्रोल में रखने के लिए सभी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी और उसके पीछे पीछे आने वाली जो दूसरी समस्याएं हैं उसको भी दूर किया जा सकता है। ऑटोमेटिकली ये सब हो जाता है। लेकिन वो समस्या एक जगह पे है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इस स्टेप उठाने पड़ रहे हैं। तो ये बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि in case if the population growth is consistent, मैं बार बार आपको बता चुका हूं आगे कि हर साल 2% के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो कंसिस्टेंट रहता है, तो फिर ये स्टेप्स जो है उसका रिजल्ट भी मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी गवर्नमेंट जितना हो सके अपने एफर्ट्स करती है, ठीक है। ओके, अब नंबर वाइज यहाँ पे स्ट्रेटेजीज लिखे हैं। नंबर 1, पेज नंबर 135 का लास्ट पैराग्राफ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट हैज गिवन अ थ्रस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल हैवी की इंडस्ट्रीज अलोंग विद स्लोगन गरीबी हटाओ। ये भी एक स्लोगन है, बहुत ही पॉपुलर स्लोगन है, गरीबी हटाओ। गवर्नमेंट ने निश्चित किया है ये स्लोगन कि उसके बदौलत जो हर एक जगह पे लार्ज स्केल हैवी और की इंडस्ट्रीज को उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने हेल्प की है। फॉर द डेवलपमेंट एनकरेजमेंट हैज बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। ओके, सिटीज का डेवलपमेंट करना वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिटीज में बसने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उन सबको रोजगार मिले, वो अपना बेसिक लाइफस्टाइल सही ढंग से जी पाए। इसलिए सिटी के एरियाज को डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट को इसलिए जरूरी पड़ता है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि गवर्नमेंट गांवों के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ शहरों के लिए सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसका रीजन ये भी है। ऐसा कोई गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं करेगी, लेकिन when they find that the population of the city area is enormously increasing day by day, and even the people who are living in village areas, they are kind of migrating into the city area, metropolitan areas in order to search for the employment,
okay, then obviously more and more steps of developing the city areas need to be taken by the government. कोई भी गवर्नमेंट को ये चीज भी करना पड़ता है, क्योंकि उनको यही ध्यान में रखना होता है कि अगर सिटी एक्सक्यूज मी, अगर सिटी एरियाज के ऊपर अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो ऑब्वियसली फिर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो शहरों में बहुत ज्यादा, बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलेगी. ओके, and you know it very well that people in today's generation are kind of very fond of living in the city areas only. आज की जनरेशन के लोगों को अगर गांव में रहने के लिए बोला जाएगा तो वो कभी तैयार नहीं होंगे. So that's obviously is one of the reasons why the strategy needs to be focused more on the city areas as well. तो उस बात को ध्यान में रखते हुए गरीबी हटाओ ये स्लोगन को इम्प्लीमेंट करते हुए गवर्नमेंट ने हैवी और की इंडस्ट्रीज के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सो दैट द डेवलपमेंट में बी देयर इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये टॉपिक हम एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो दूसरी जगह पे अगर गांव की हम बात करें, शहरों का तो डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर ही रही है, दैट इज फाइन, लेकिन गांव में भी फोकस करते हुए गवर्नमेंट अब ग्रीन रेवोल्यूशन ला रही है. लाइक काफी टाइम से वो चीज चल रहा है, जहां पे जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जो फार्मर के पास जमीन नहीं है और वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उनको जमीन मुहैया करवाई जाती है. ठीक है. In case if any farmer is consistently working on a piece of land for a particular number of years, then the ownership of that particular area of the land is transferred on that farmer only. ठीक है. उसी फार्मर को वो जमीन पे दी जाती है. तो इससे क्या है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बढ़ेगा और फार्मर को भी अच्छी खासी आमदनी होगी. उसको किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा, वो अपना खुद अपने खेत का मालिक बन सकता है और उसको जैसा मर्जी आए वैसा मेहनत करेगा तो उसकी गरीबी भी जो है वो दूर हो जाएगी. As a result of which production will increase, employment opportunities will be created, employment will increase and the poverty level will be reduced. तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ हमारा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, गरीबी जो है वो कम होगी, ऐसी हम उम्मीद रख सकते हैं. It was believed that as a result of development of industries, benefits achieved by owners and industries will increase. Okay, इंडस्ट्री का अगर हम विकास करेंगे तो इंडस्ट्रीज के ऑनर्स को आमदनी ज्यादा होगी. उनको अगर आमदनी ज्यादा होगी, ज्यादा बेनिफिट होगा, तो वो अपने प्रॉफिट में से ज्यादा सैलरी वगैरह जो है वो अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हैं. ठीक है. इसलिए इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना वो भी जरूरी होता है. ओके, इट हैज बिलीव्ड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, हाँ वो तो हो गया, इट विल इंक्रीज, बट दिस स्ट्रेटेजी प्रूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बबलर. ये स्ट्रेटेजी तो काफी टाइम से इंप्लीमेंट हुई है, लेकिन यहां पे आगे ये लिखा गया है, बहुत ही सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है. इट हैज प्रूव्ड टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक बबलर. ओके, ये स्टेटमेंट के नीचे आप अंडरलाइन करना चाहिए क्योंकि एक न्यू रीजन में आ सकता है. ओके, के स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव द इंडस्ट्रीज, ओके, strategies to develop the industries has proved to be an optimistic bubbler. Give reason. ठीक है. अगर वो क्वेश्चन आता है तो ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर है. क्यों ऐसा ऑप्टिमिस्टिक बबलर ये साबित हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया है. स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हैज मेंटेन्ड स्लो. डेवलपमेंट का जो टारगेट रखा गया था वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है. हो जरूर रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है. Along with the slow economic development, distribution of income was inequitable. इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी समान तरीके से नहीं हो रहा है, अनइक्वल है. काफी लोगों को बहुत ज्यादा मिल रही है इनकम और काफी लोगों को बहुत कम मिल रही है. ओके, और as a result of it, income and wealth was concentrated in the hands of few rich people only. कुछ मुट्ठी भर लोग जो कि बहुत ही समृद्ध हो गए, उनके पास करोड़ों रुपए हैं
और बहुत बड़ा ऐसा समुदाय है हमारे देश में जो कि गरीब के गरीब रह गए हैं. ओके, सो इम्प्रूवमेंट वाज देयर इन द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल. ओके, लाइक थोड़ा सा एक पुअर पीपल की कंडीशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो रिक्वायर्ड हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है. As a result of improper distribution of the income, rich people become richer and the poor remained where they were. Okay, थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट जरूर मिला है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर देखा जाए तो जो लोग रिच थे वो ज्यादा रिच हो गए हैं, जो लोग गरीब थे वो वहीं के वहीं हैं या तो फिर ज्यादा गरीब हो गए. ओके, ये पहला स्ट्रेटेजी का ये रियल पिक्चर ये है. दूसरा है, in order to remove the disparity of income, government framed such type of taxation policy so that the poor may get commodities essential for their life and production of such commodities increased. Okay, अब like income का disparity कम करने के लिए ओके गवर्नमेंट ने टैक्सेशन का पॉलिसी कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उनको ज्यादा टैक्स भरना होगा, और जिनकी इनकम लो है उनको टैक्सेशन में से एग्जाम्पशन मिला है या तो फिर उनको बहुत ही कम टैक्स भरना पड़ा है, जो कि एक सही पॉलिसी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है. और दूसरी बात यह है कि गरीब लोगों को जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है, जो हर रोज के लाइफ में चाहिए, वैसी चीजों के उत्पादन के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव पॉलिसी. For this purpose, heavy tax was levied on the luxurious goods used by the rich people. ऐसी चीजें जो सिर्फ लग्जूरियस आइटम्स में मानी जाती है, मानो कि लाखों रुपए की जो लग्जूरियस कार्स आती है, ठीक है, फिर स्मार्ट टीवीज आते हैं. मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं दे सकता हूँ. मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जो कि बहुत महंगे महंगे आते हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली टैक्स भरना पड़ता है. ये कोई एसेंशियल चीजें नहीं होती, ये अपनी लाइफ की लग्जरी को बढ़ाने वाली चीजें होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है जो कोई भी उसको खरीदता है तो, ठीक है. आर्टिकल्स एंड सर्विसेज ऑफ लग्जरीज एंड एंजॉयमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लग्जरी या अपने एंजॉयमेंट में बढ़ावा करती है, तो जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतना खर्च करके उसके ऊपर टैक्स पे करके वो खरीद सकता है. अदरवाइज एसेंशियल चीजों के ऊपर टैक्स नहीं होता है. For this strategy was made to provide essential commodities to the poor people from fair price shop. इसकी बात में भी आगे आपको मैं बता चुका हूँ. FPS जो एसेंशियल चीजें होती है, जो गरीब इंसान खरीदने के काबिल नहीं होता है या तो उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, उसको बहुत ही कम दामों में FPS सिस्टम के जरिए, यानी कि फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकान अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो, वहां से वो खरीद सकते हैं, ठीक है. और ये सिस्टम को PDS कहा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ओके, मैं आपको आगे बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा बहुत ही जल्दी से मैं आपको रिमाइंड करा कि PDS के जरिए जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो फार्मर्स के पास से या तो फिर जो एसेंशियल कमोडिटीज प्रोड्यूस करने वाले लोग जो होते हैं उनके पास से खरीदारी कर लेती है. सपोज ग्रेन है, फॉर एग्जांपल व्हीट या राइस, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट फार्मर्स के पास से बहुत बड़ी मात्रा में खरीद लेती है. उनको उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो डेफिनेटली देती है ताकि फार्मर को कोई अन्याय ना हो. लेकिन वो खरीदने के बाद ये चीजें जो है वो FPS यानी कि फेयर प्राइस शॉप्स में गवर्नमेंट पहुंचाती है, और ये शॉप के जो ओनर होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड ओनर्स होते हैं, और उनके थ्रू गरीब लोगों को ये चीजें बहुत ही सस्ते दामों में पहुंचाई जाती है. इससे क्या होता है कि गरीब लोगों का जो बेसिक नीड्स है वो आसानी से पूरा हो सकता है, और इस तरह से भी हम गरीबी को रिमूव करने में एक अच्छे खासे दर में सफल हो सकते हैं. By doing so, it has tried to improve the living standard of the poor. Thus, government has tried, but there should be decrease in the production of luxurious items. एक रास्ता यह भी है जहां पे सजेशन दिया है कि एक्चुअली लग्जूरियस आइटम्स के ऊपर टैक्स बढ़ाना वो बात तो सही है, लेकिन फिर उसका प्रोडक्शन भी कंट्रोल में होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है. यूटिलाइज बाय रिच एंड अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस द कमोडिटीज यूज्ड बाय पुअर पीपल. जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं
वो गरीब लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है उसको उत्पादन करने में इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, therefore government has undertaken such efforts. As a result, there will be increasing unemployment among the poor. Ability to work would increase production, and finally income would increase, leading to a better lifestyle. अगर गरीबों की बेसिक एसेंशियल चीजों की जो नीड है उसको हम पूरी करने में सफल होंगे, ठीक है, तो उनमें काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। And in case if they are in a position to work well, then we can definitely ensure the maximum production. Okay, और maximum production होगा तो definitely economy पे भी हमें फायदा होगा, गरीबी भी दूर हो जाएगी अपने हिसाब से। ओके, क्योंकि काफी गरीब लोग काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फिजिकली वो वीक, उनकी एसेंशियल चीज है, फॉर एग्जांपल फूड है, न्यूट्रिशियस फूड है, वो पूरी नहीं हो पाती है, and therefore they are not able to contribute in the country's economy, and they are not able to contribute in their own progress. ठीक है, खुद अपने लिए वो काम नहीं कर सकते हैं, दिन के जो 8-10 घंटे काम करना होता है वही वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। ओके, थर्ड स्टेप इन सजेशन इज देयर understanding the need to improve agriculture sector. Government implemented many programs like Land Ceiling Act, Regulation of Tenancy Act, Security of Cultivating Rights, etc., so that there is decrease in the income of rich farmers and landlords and increasing the income of farm laborers or tenants, so that there may be improvement in the condition of the poor. अब एक लैंड टेनेंसी एक्ट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ सालों पहले उसको लाया गया था। ठीक है, उसके जरिए ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधार में लाने की एक कोशिश है। ठीक है, तो उसमें काफी सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हुए थे, जिसमें से लैंड सीलिंग एक्ट को हम एक कह सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट उसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ कल्टिवेटिंग राइट्स ये भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई फार्मर भले उसकी जमीन नहीं है लेकिन लगातार कुछ सालों से कोई पर्टिकुलर एरिया जो है, क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट का जमीन है, लेकिन वहां पे अगर फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे उसको इंटरफियर नहीं करना है, उसको परेशान नहीं करना है, वो लैंड एक्चुअली उसको दिया जाता है। ठीक है, तो उसका भी जो निभाव है वो हो जाता है आसानी से, और फिर गरीबी हटाने में भी हमें मदद मिल सकती है। ठीक है, सो इससे ये होगा कि रिच फार्मर्स जो है वो भले ही वो रिच रहे, लेकिन जो गरीब फार्मर्स हैं उनका लेवल थोड़ा सा अप होगा। ओके, और जो जमींदारी प्रथा है जो पहले के जमाने में काफी सारी चलती थी, ठीक है, वो लोगों से काम करवाते थे और जमीन जो है वो आस पास की जमीन हथिया लेते थे और लोगों से काम करवाते थे, और बैठे बैठे जो कमाते थे वो न्यूसेंस भी हट जाएगा। काफी हद तक वो अभी खत्म हो गया है, लेकिन ये सारा एक्ट्स अगर गवर्नमेंट ने लाए हैं तब ये सब हो पाया है, अदरवाइज पहले गांव में इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन भी फार्मर्स का होता था। नाउ फोर्थ सजेशन इज देयर, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द पॉलिसीज टू एनकरेज एग्रीकल्चर, agriculture related industries such as cattle rearing, dairy industry, pisciculture and afforestation. एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी दूसरी इंडस्ट्रीज होती है जो गांव वाले लोग काफी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कैटल रेयरिंग इंडस्ट्री है, सपोज पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है, डेयरी इंडस्ट्री वगैरह। ठीक है, वो सब में जो लोग बिजी होते हैं तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने प्लान किए हैं। ठीक है, it helps in order to develop small irrigation scheme, household industries, cottage industry, small scale industry, etc. Okay, irrigation facility को भी बढ़ावा दिया है ताकि फार्मर्स को परेशानी ना हो अपने क्रॉप्स के लिए, उसका प्रोडक्शन ठीक ढंग से हो पाए। कुछ हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज भी चल रही है गांव में, जो घर में बैठ के वहां की लेडीज या तो वहां के इवन मेल्स भी, ठीक है, घर में बैठ के अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं वो। ओके, एंड देन कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के भी प्लान्स गवर्नमेंट ने किए हैं। इन ऑर्डर टू मेक सच पीपल सेल्फ रिलायंट, गवर्नमेंट हैज स्ट्रेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सो दैट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने बढ़ावा देने की कोशिश की है जो कि लेबर इंटेंसिव है,
यानी कि जहां पे काम करने के लिए मशीनों की नहीं, इंसानों की जरूरत पड़ेगी। अगर इंसानों के जरिए काम करवाया जाएगा तो ऑब्वियसली ज्यादा इंसानों को रोजगार मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगा, ठीक है, और उससे उनकी गरीबी जो है वो कम हो जाएगी। At the same time, it has also announced policies and have many traditional industries, handloom and cottage industry. हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हजारों सालों से ये है, हैंडलूम इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, वो खत्म ना हो जाए, उसका वो बाद इंश्योर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने प्लान किए हैं। Arrangements have been made for many household industries so that there is increase in employment in rural areas. Okay, हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि काफी सारे लोग गांव में रहने वाले अपने घरों में रह के अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, ठीक है, ताकि उनको कहीं और पे जाना ना पड़े या तो वो गरीब ना हो जाए, वो चीज खास करके देखी जाती है। It has been it has made arrangements to see that the youth of rural area gets opportunities from alternative arrangement. Okay, काफी गांव वालों को अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी अडॉप्ट करना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसका मतलब ये होता है कि लाइक मान लो कि कोई फार्मर है और उसका फार्म में वो जो कुछ भी उगाता है उसका सीजन चला गया है, लाइक ही वाज टेकिंग अ क्रॉप इन अ मॉनसून सीजन ओनली, ठीक है, विंटर सीजन में या तो फिर समर सीजन में वो फार्मिंग नहीं करने वाला है, तो उस दौरान वो क्या करेगा? Obviously he should be looking for the other option in order to earn money and be able to fulfill his requirements, ठीक है, तो उस समय के दौरान उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि जो बाकी सारे महीने हैं जिसमें फार्मर फार्मिंग एक्टिविटी नहीं करता है, उस समय के लिए उसके पास क्या ऑप्शन होने चाहिए। So for that also the alternative employment arrangement has been done. For this purpose, objective based education, उनको इसके लिए एजुकेशन है, फिर ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो भी चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको ठीक है ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, जानकारी दी जाती है, उनको ये अवेयरनेस लाया जाता है कि कौन कौन से ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होते हैं अगर एग्रीकल्चर उनका फेल हो गया या तो वो नहीं कर रहे वो एक्टिविटी, तब कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड प्रोग्राम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी टू इंप्रूव देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट अगर किसी को गृह उद्योग या तो फिर छोटा मोटा कोई बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट बहुत ही इजी टर्म्स में ऐसे लोगों को लोन की व्यवस्था देती है जिससे वो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ठीक है, और इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट है, गवर्नमेंट हैज इंप्रूव्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रेसिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे फैक्टर्स जो है उसका स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बदलने का कोशिश किया है। It has improved irrigation facility. गांव में अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी उसको भी चेंज करने का कोशिश किया है। रोड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्किल्स एंड ट्रेनिंग फील्ड, एग्रीकल्चर, डेवलप वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, बैंक लोन्स फॉर ऑप्टेनिंग सीड्स, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। खास करके फार्मर्स लोगों के लिए गवर्नमेंट की स्पेशल स्कीम्स होती है कि ग्रामीण बैंकों से उनको लोन मिल सकता है सीड्स खरीदने के लिए, कोई भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर के लिए जो चाहिए वो खरीदने के लिए या तो फिर ट्रैक्टर खरीदने के लिए उनको लोन मिलता है। तो पहले के मुकाबले सिस्टम में काफी बदलाव आ चुका है जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। Such type of variety of steps have been undertaken for rural upliftment. इस तरह से variety of steps गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। Employment fields have been created in the home itself. जहां तक हो सके ये कोशिश किया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उनके घरों में से ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। गांव में रहने वाले लोगों की यहाँ पे बात हो रही है और खास करके उनको कहीं पे बाहर ना जाना पड़े, so that the youth does not migrate towards the cities which causes the burden of the population in the city. ये चीज को खास करके ध्यान में रखा जाता है कि गांव में जो
यंग पर्सन जो रह रहा है वो अगर उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो ऑब्वियसली सिटी में चला जाएगा और सिटी की पॉपुलेशन के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर गांव भी नष्ट हो जाएंगे। वहां पे अगर कोई जो स्किलफुल या तो टैलेंटेड पर्सन गांव में नहीं रहेंगे तो गांव भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने देना है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई फ्रॉम देयर होम ओनली दे कुड जनरेट दिस सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की कोशिश गवर्नमेंट्स के द्वारा की जा रही है। इट हैज स्टार्टेड स्कूल्स एट विलेजेस, स्कूल लगभग सारे गांव में आ गई है। ऐसा भी नहीं है कि प्राइमरी स्कूल, लेकिन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैव बीन ओपन इन क्लोज डिस्टेंस। ठीक है, बहुत दूर दूर तक जाना नहीं पड़ता। पहले ऐसा होता था कि अगर गांव वालों को स्कूल में जाना है पढ़ाई करने के लिए तो या तो बाजू के गांव में या तो शहरों में या तो बहुत दूर दूर तक उनको जाना पड़ता था एक अच्छी खासी स्कूल में अगर पढ़ना है तो। अभी वो समस्या काफी हद तक सॉल्व हो गई है। तो क्लोज डिस्टेंस में स्कूल्स उनके लिए बनाए गए हैं ताकि उनका एजुकेशन वहीं पे हो जाए। By starting colleges as a close distance facility has been created to provide technical and vocational courses and training centers. जो युवा लोग कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल तक उनको पढ़ाई नहीं करना है, उनको वोकेशनल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। 10th पास करने के बाद या तो 12th पास करने के बाद 1 या 2 साल का या इवन 6 महीने का भी कोई ना कोई कोर्स ऐसा होता है। मान लो कि प्लम्बिंग का कोर्स होता है, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स होता है, टीवी मैकेनिक का कोर्स होता है। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 6-8 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग के बाद और उसके अंदर एक वो स्पेसिफिक स्किल आ जाती है, उसको वोकेशनल कोर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो भी उनके गांव में आसपास से ही उनको ऐसी एक ट्रेनिंग मिल जाती है। और गांव वालों के लिए और खास करके जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं उनके लिए वो ये फ्री होती है ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसका सर्टिफिकेट उनके हाथ में आने के बाद उनको या तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है या तो वो खुद अपना बिजनेस, अपना छोटा मोटा धंधा जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही उम्दा स्टेप है और इससे काफी लोगों को मदद मिली है अभी तक। ओके, in order to care for those students complete their higher studies, they are encouraged by giving them motivation in the form of economic help like scholarship। जिनको आगे पढ़ना है, बहुत आगे तक पढ़ना है और पैसे नहीं है उनके पास, तो गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है। फैसिलिटी ऑफ फीस, यानी कि फीस जो है वो गवर्नमेंट भरती है उनकी। रिडक्शन ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल, प्रोमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले गांव में एक ऐसी समस्या थी, सोशल इविल हम इसको जैसे कह सकते हैं कि लड़कियों को जनरली पढ़ाना प्रेफर नहीं किया जाता था पहले, लेकिन अभी तो गर्ल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो भी अपने पैरों में खड़ी हो सके। Many programs for women empowerment have been started to make women self-reliant economically। ओके, आर्थिक रूप से जो औरतें हैं वो दूसरों के ऊपर उनको निर्भर ना रहना पड़े, ऐसे प्रोग्राम्स उनके लिए भी चलाए जा रहे हैं। Various solid steps have been taken to create self-employment। ओके, स्वरोजगार जिसको हिंदी में मैं कहूँगा वो पैदा करने के लिए भी स्किल इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम चल रहे हैं। Thus government is taking valid steps to combat the demon of poverty specifically। तो यहाँ तक हमने देखा कि गवर्नमेंट जो पॉवर्टी नाम के राक्षस से लड़ने के लिए काफी सारे स्टेप्स हम गवर्नमेंट ले रही है। India will have to take firm steps to fulfill the dream of eradicating deep-rooted problems of poverty and to complete the mission of World Bank regarding eradication of poverty from the world by 2030। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है लास्ट में कि गवर्नमेंट इंडिया की काफी सारे स्टेप्स ले रही, लेकिन और ज्यादा स्टेप्स अभी भी लेने की जरूरत है। थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस की भी ऑब्वियसली जरूरत है, जिसके बारे में आगे मैं बता चुका हूं आपको। और क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने एक टारगेट इनिशिएट किया है कि 2030 तक पूरे विश्व में से गरीबी दूर हो जाना चाहिए। ऐसे टारगेट को ध्यान में रखते हुए इंडिया को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया की गरीबी जो है वो पॉपुलेशन के नंबर्स को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो कुछ ज्यादा ही है। सो वी रिक्वायर टू मेक more and more efforts to eradicate this dangerous demon of poverty।
फ्रॉम आवर सिस्टम। ओके, तो ये टॉपिक जो हमारा जो आज का था वो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आगे के चैप्टर में हम देखेंगे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम PAP। ओके, we will have to start studies from page number 137. So that's it for now.